Our next topic is equivalent circuit of transformers. Equivalent circuit of transformers. Equivalent circuit हम क्यों ड्रॉ करते हैं? बेसिकली फॉर एनालिसिस ऑफ सर्किट पैरामीटर्स. ठीक है, हम किसी भी मशीन का, whether इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर और एनी मशीन, सबसे हम पहले क्या करते हैं, उसका सर्किट ड्रॉ करते हैं. एंड बाय सम यूजिंग सम सॉफ्टवेयर वी विल सी कि पैरामीटर्स के वेरिएशन से उसके जो एंड रिजल्ट आउटपुट है, लाइक उसका आउटपुट, उसकी एफिशिएंसी, उस पर क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, फॉर एनालिसिस वी ड्रॉ दिस इक्विवेलेंट सर्किट कि हम इजीली अपनी एनालिसिस कर पाए कि ट्रांसफर में कोई चीज अगर इंक्रीज कर रही है तो उसका क्या फर्क आएगा, वो क्या, कौन सी क्वांटिटी की चीज को इन्फ्लुएंस करती है. सो बेसिकली फॉर एनालिसिस वी ड्रॉ दिस इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है, सो इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर. आपके क्वेश्चंस में आ सकता है. देयर इज कैन बी अ क्वेश्चन, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर्स रिफर टू प्राइमरी साइड. ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है नॉर्मल. ठीक है, नॉट रिफर टू एनी साइड. ये हमारी प्राइमरी साइड है. दिस इज, ये हमारी सर्किट क्या हो गया, पूरा प्राइमरी साइड का. प्राइमरी जहां पे सोर्स हम कनेक्ट करते हैं V1. ठीक है, और ये हमारा सेकेंडरी साइड का हो गया. ठीक है, दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी. ठीक है, सेकेंडरी. प्राइमरी सर्किट में हमने क्या क्या ड्रॉ किया है? वी हैव दिस source supply voltage V1, then we have this primary transformer impedance, primary impedance that is consist of resistance R1 jX1. ये प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गई. ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस. I1 करंट फ्लो कर रहा है. I1 का जो करंट है उसके दो कंपोनेंट है, वन इज एक्साइटिंग करंट और या फिर उसको नो लोड करंट भी बोलते हैं, I और I0. एंड अदर कंपोनेंट इज कंपनसेटरी करंट या फिर रिफ्लेक्टरी करंट या फिर हम लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट I2 डैश या फिर I1 डैश. कहीं पे आपको I1 डैश मिलेगा, कहीं पे आपको I2 डैश मिलेगा. ठीक है, तो I2 डैश क्या है? ये लोड कंपोनेंट है हमारा इस प्राइमरी करंट I1 का. ठीक है, सो दिस इज प्राइमरी साइड. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे R1 JX1, क्या हमारा ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग इंपीडेंस बता रहा है. दैट इज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, दैट इज वाइंडिंग रिएक्टेंस. ये और ये क्या हमारी लीकेज रिएक्टेंस है. ये किसको रिप्रेजेंट करती है? लीकेज फ्लक्स को. ठीक है, अब हमारा जो कोर का हमारा सर्किट है, मैंने आपको पहले बताया, कोर सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विथ रिएक्टेंस. ठीक है, अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस. तो जो हमारा कोर है इसमें आरसी है, इसको हम बोलते हैं कोर लॉस रेजिस्टेंस. आरसी इज कोर लॉस रेजिस्टेंस एंड एक्सएम इज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस. आईसी किसमें फ्लो करता है? आरसी में. और एक्सएम क्या है? एक्सएम में हमारा आईएम फ्लो करता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. ठीक है, जो कि इन फेज फ्लक्स के साथ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे V1 वोल्टेज है. ठीक है, V1 वोल्टेज में अगर I1 R1 JX1 की ड्रॉप तो हमें V1 डैश मिलता है. V1 डैश इज माइनस ऑफ E1. ठीक है, तो ये तो V1 डैश क्या हमारा इस हमारा RC और JXM के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज है? अगर मैं बात करूं वोल्टेज अक्रॉस RC है, क्या दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं. RC और XM क्या है हमारे, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कौन सा है? V1 डैश. ठीक है, इनके जो टर्मिनल्स हैं ये के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज है? ये V1 डैश वोल्टेज है. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए. V1 डैश इज वोल्टेजेस अक्रॉस RC एंड XM. ठीक है, यहाँ पे हमारी प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट क्या हमारा, दिस म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2. ठीक है, यहाँ पे R2 GX2, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गई Z2. ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग इंपीडेंस. ठीक है, इसमें क्या है? R2 क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस. और ये दिस इज लीकेज रिएक्टेंस सेकेंडरी साइड की. ठीक है, एंड दिस V2 इज टर्मिनल वोल्टेज. ठीक है, सेकेंडरी साइड. तो दिस एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर है. और N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग. N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इफ आई से व्हाट आर माय कोर लॉस, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोर लॉस, कोर क्या ये है, तो मैं पूछ रहा हूँ कोर में क्या लॉस हो रहा है. कोर लॉस क्या है? कोर में जो लॉस हो रहा है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? दिस रेजिस्टेंस एंड दिस करंट. दिस मस्ट बी इक्वल टू IC स्क्वायर इंटू RC. ये करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टेंस में, उसकी वजह से कोर रेजिस्टेंस में लॉस हो रहे हैं. या फिर ये जो वोल्टेज है अक्रॉस दिस RC, V1 डैश IC will also give you कोर लॉस. ये भी आपको कोर लॉस देंगे. दिस V1 डैश इंटू दिस वोल्टेज, ये V1 डैश इसके अक्रॉस है, RC और XM के अक्रॉस है.
तो IC into V1 dash will give you coal loss. तो from this formula you can always find out either value. और ये दोनों गिवन IC RC, तो आप PC निकाल सकते हो, PC गिवन है तो RC IC कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। So same lines are written here. Product of IC and V1 dash gives you coal loss. V1 dash into IC. Coal loss is represented by RC and RC is coal loss resistance. ठीक है, तो PC is, so PC क्या हमारा IC स्क्वायर इंटू RC, या फिर RC की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 डैश स्क्वायर अपॉन PC। हम PC को ये भी लिख सकते हैं, we can also write पावर क्या होती है हमारी V स्क्वायर बाई R, पावर इज V, तो V स्क्वायर बाई R होती है, तो हमारे यहाँ पे V क्या आ जाएगा V1 डैश स्क्वायर अपॉन RC। तो हम RC की वैल्यू यहाँ से ये भी लिख सकते हैं V1 डैश स्क्वायर अपॉन PC। PC इज, वी कैन आल्सो राइट PC एज V1 डैश स्क्वायर अपॉन RC या फिर I स्क्वायर RC, ठीक है। नेक्स्ट इज एस, जो हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट है वो क्या कर रही है, लैग कर रही है V1 डैश को बाय 90 डिग्री। IM is lagging V1 dash by 90 degree, therefore it is represented by XM। हम जो अब तक फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, ये हमारा ऊपर V1 डैश था, दिस इज V1 डैश, ठीक है, और हमारा IM कहाँ था, फ्लक्स के साथ इन फेस में, दिस IM। तो जो मेरा एक तरीके से IM था, तो मेरा जो IM था वो क्या कर रहा था, 90 डिग्री लैग कर रहा था इस V1 डैश को, ठीक है, V1 डैश को 90 डिग्री IM लैग कर रहा था। तो IM is lagging V1 dash by 90 डिग्री, तो इसको हम किसे रिएक्टेंस से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, क्यों रिएक्टेंस क्या है हमारा 90 डिग्री लैग एंगल, करंट का एंगल रिएक्टेंस में क्या होगा 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। XM को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। अब R1 JX1 क्या है, प्राइमरी साइड इंपीडेंस, प्राइमरी साइड वाइंडिंग इंपीडेंस, ये क्या हमारी प्राइमरी साइड की वाइंडिंग की इंपीडेंस है। R1 वाइंडिंग रेजिस्टेंस, X1 इज लीकेज रिएक्टेंस, और Z2 की हमारी सेकेंडरी साइड वाइंडिंग इंपीडेंस या सेकेंडरी साइड इंपीडेंस, R2 इज सेकेंडरी साइड वाइंडिंग रेजिस्टेंस और सेकेंडरी साइड लीकेज रिएक्टेंस। कोल लॉस के फॉर्मूले हो गए, ठीक है, IC स्क्वायर इनटू RC, V1 डैश स्क्वायर अपॉन RC, V1 डैश IC, या फिर नो लोड कोल लॉस आर आल्सो कॉल्ड एज पावर कंज्यूम्ड एट नो लोड, या फिर नो लोड लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। एक IC सिर्फ करंट कब फ्लो करता है, जब नो लोड हो, नो लोड पे भी ये करंट फ्लो कर रहा है और इसकी वजह से हमें लॉस हो रहे हैं, तो हम कोल लॉस को हम नो लोड लॉसेस भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज आल्सो इक्वल टू V1 I नॉट cos थीटा नॉट। cos थीटा नॉट क्या है यहाँ पे, नो लोड पावर फैक्टर। अब हमारा आता है इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो उससे पहले के पहले लेक्चर में इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, हाउ टू रिफर इम्पीडेंस फ्रॉम सेकेंडरी सर्किट टू द प्राइमरी सर्किट। अगर मैं Z2 को इस प्राइमरी Z2 को सेकेंडरी सर्किट से प्राइमरी सर्किट में रिफर करूंगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, ठीक है। और इस V2 को भी मैं टर्मिनल वोल्टेज को प्राइमरी साइड रिफर करूंगा, इस I2 को भी मैं सेकेंडरी से प्राइमरी साइड रिफर करूंगा। तो सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी। तो यहाँ पे हमारा Z2 डैश, इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग, ठीक है, कुछ काम का नहीं है। तो यहां से हम Z2 डैश क्या है, सेकेंडरी इंपीडेंस, ठीक है। Z2 डैश क्या, Z2 क्या थी मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस थी, पर ये जो Z2 डैश है, दिस Z2 डैश क्या है हमारी सेकेंडरी इंपीडेंस रिफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी टू द प्राइमरी साइड, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिफर्ड फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी साइड। हमने जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड रिफर किया, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z2 डैश है। इसकी वैल्यू क्या होगी, Z2 डैश की मैंने आपको इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन बताया, N1 by N2, जिस साइड रिफर किया उसके टर्म्स ऊपर आएंगे, प्राइमरी साइड रिफर किया तो N1 ऊपर अपॉन N2 होल स्क्वायर इनटू Z2, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। और I2, इस I2 को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो किस रेशियो में ट्रांसफर होता है, इनवर्स रेशियो में। वैसे V2 डैश की वैल्यू क्या होगी, V2 डैश क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज रिफर टू प्राइमरी साइड, तो V2 डैश क्या होगा, डायरेक्ट रेशियो में ट्रांसफर होता है N1 अपॉन N2 इंटू V2। और I2 डैश क्या होगा, जो हम I से I2 रिफर कर रहे हैं वो सेम चीज आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, इनवर्स रेशियो में N2 by N1 इंटू I2।
ठीक है, तो आई हैव रिटन दिस, नीचे लिखा है ये सब, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे Z2 डैश कह रही सेकेंडरी इंपीडेंस रिफर टू प्राइमरी साइड, Z2 डैश इक्वल टू N1 by N2 होल स्क्वायर, Z2 N1 by N2 इज आवर टर्न्स रेशियो। तो जब मैंने अपनी ये प्राइमरी साइड सर्किट ड्रॉ की, जो मैंने सर्किट ड्रॉ किया है, इफ आई राइट डाउन इक्विवेलेंट इंपीडेंस एट द प्राइमरी साइड, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस थी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस थी, इस सेकेंडरी वाइंडिंग को मैंने प्राइमरी साइड रिफर कर दिया है। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस टर्मिनल्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दिस प्राइमरी वाइंडिंग, इस टर्मिनल से मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दिखता है यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उसको हम किससे बोलते हैं, Z इक्विवेलेंट प्राइमरी, वो क्या होगी Z1 प्लस Z2 डैश, ठीक है। इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस रिफर टू प्राइमरी की वैल्यू हुई Z1 और Z2 डैश में रिफर किया है, R1 प्लस JX1 प्लस Z2 डैश क्या हमारा इज कंपोज्ड ऑफ R2 डैश प्लस X2 डैश, ठीक है। सो अगर हम रियल पार्ट में सम करेंगे तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 डैश प्लस JX1 प्लस X2 डैश, ठीक है। तो R1 प्लस R2 डैश क्या हमारा, जैसे ये Z इक्विवेलेंट है रिफर फ्रॉम प्राइमरी साइड, R1 प्लस R2 डैश क्या हुआ, R इक्विवेलेंट प्राइमरी, और X1 प्लस X2 डैश क्या हुआ, X इक्विवेलेंट प्राइमरी, वेयर R2 डैश की वैल्यू क्या होगी, जहां रिफर किया है, ठीक है। इंपीडेंस हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है किसमें, स्क्वायर के डायरेक्ट रेशियो में, N1 by N2 होल स्क्वायर R2, सेम लीकेज रिएक्टेंस के लिए N1 by N2 होल स्क्वायर X2, और I2 डैश क्या होगा, इनवर्स रेशियो में N2 by N1 I2 and V2 डैश इज N1 by N2 V2। सो यहाँ पे ठीक है, सो दिस इज आवर इक्विवेलेंट इंपीडेंस, दिस इज आवर इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड। आपने पूरे के पूरे सर्किट को एक साइड रिफर कर दिया, इट इज प्राइमरी साइड, एंड प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट इंपीडेंस इज Z1 प्लस Z2 डैश, R1 प्लस JX1 प्लस R2 डैश प्लस JX2 डैश, ठीक है। वी हैव रिफर्ड दिस I2 डैश एंड V2 डैश आल्सो, ठीक है। Similarly, we have equivalent circuit refer to secondary side. Now you are referring all the primary quantities to the secondary side. ठीक है, प्राइमरी साइड हमारी quantities कौन कौन सी हैं, this Z1, ठीक है, we have this coal loss resistance and here we have this V1 voltage, यहाँ पे हमारा V1 voltage भी है, I forget to write, ठीक है, V1 voltage, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा V1 डैश वोल्टेज भी है, V1 डैश इस R1 JX1 IC IM I1, ठीक है, ठीक है, एंड दिस, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी साइड की क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इन दिस सर्किट। Though we are referring all this circuit to the secondary side, that is equivalent circuit referred to secondary side. So here we have referred this circuit, we have referred all the primary quantities from primary to secondary side. तो सबसे पहले हमारा V1 का क्या आ गया, यहाँ पे V1 डैश आ गया, ठीक है, V1 का V1 डैश आ गया, Z1 का Z1 डैश आ गया, ठीक है। सेकेंडरी साइड क्वांटिटी विल रिमेन सेम, Z2 is R2 plus JX2, I2 as it is I2 V2, and our RC is RC dash, XM becomes XM dash, and IC is IC dash, and IM is IM dash, and I naught या I is IE dash, ठीक है। So by now you should be able to understand these values। R1 क्या होगी, we are transformed from primary to secondary side, हमने कहाँ से ट्रांसफर किया है, प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके ऊपर है, N2 upon N1 होल स्क्वायर R1, X1 डैश इज N2 upon N1 होल स्क्वायर X1, वोल्टेज भी क्या होगा आपके डायरेक्ट रेशियो में ट्रांसफर होगा, V1 डैश इज N2 by N1 V1, और करंट क्या होता है हमारे इनवर्स रेशियो में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो I डैश या I नॉट डैश क्या होगा, N1 upon N2 IC डैश इज N1 upon N2 IC, IM dash is N1 upon N2 IM, ठीक है। So अगर if I ask you what is the equivalent impedance seen from the secondary side, equivalent impedance seen from the secondary, that is Z1 dash, हम इसमें equivalent impedance किसकी बात कर रहे हैं, वाइंडिंग की, ठीक है। equivalent leakage impedance seen from the secondary side, that is Z1 dash plus Z2 dash, ठीक है। तो ये कितना आ गया, R1 प्लस JX1, R1 डैश प्लस JX1 डैश प्लस R2 प्लस JX2, हमने प्राइमरी को सेकेंडरी में रिफर किया है, तो Z2 इक्विवेलेंट क्या आएगा सेकेंडरी, R1 डैश प्लस R2 प्लस JX1 डैश प्लस X2, तो ये क्या हो गया हमारा R1 डैश प्लस R2 क्या होगा, R2 इक्विवेलेंट
ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंडरी साइड एंड X2 इक्विवेलेंट इज लीकेज रिएक्टेंस इक्विवेलेंट फ्रॉम द सेकेंडरी साइड। नाउ वी विल सी वन क्वेश्चन, ठीक है, हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और अब तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं फिर तो आने कोई सवाल भी पैदा नहीं होता, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन भी इतने बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे ऑनलाइन में। तो अगर आपको ऑफलाइन भी होता है एग्जाम कॉलेज में आके तो भी, बट दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है ना, बेटर वे। सो ठीक है, तो हमें एक सर्किट दे रखा है, उसके पैरामीटर्स दे रखे हैं। द पैरामीटर्स ऑफ ए सिंगल फेज 150 kVA ट्रांसफॉर्मर आर, ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ ए सिंगल फेज 150 kVA। ये 150 kV क्या है, इसका रेटेड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। 150 kV इज द रेटेड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। हमारी पावर होगी, रेटेड पावर जो होगी एट द इनपुट और द आउटपुट साइड, वो 150 kV होगी, ठीक है। V1 I1 is also equal to rated is full load capacity। अब ये क्या दे रखा हमें, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। these आर वोल्टेज रेटिंग्स, ठीक है, ये रेटेड वोल्टेज रेटिंग्स है, ठीक है। वोल्टेज रेशियो ये किसका है, ये क्या हमारी प्राइमरी साइड का वोल्टेज रेटिंग 2400 वोल्ट, और ये क्या हमारी सेकेंडरी साइड की वोल्टेज रेटिंग 240 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि आप ट्रांसफार्मर में इतना ही वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे इससे ज्यादा लोड अप्लाई नहीं कर सकते 150 kVA से ज्यादा, ठीक है। इससे ज्यादा वोल्टेज देंगे तो ट्रांसफार्मर में गेट डैमेज, ठीक है, डैमेज हो जाएगा आपका एक टाइम बाद। तो और ये आपको मैंने क्या बोला, टर्न्स रेशियो यू शुड टेक दैट, अगर टर्न्स रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यू विल टेक द टर्न्स रेशियो सेम एज वोल्टेज रेशियो। तो यहाँ पे वोल्टेज रेशियो क्या है, N1/N2 क्या हो जाएगा, यहाँ से N1/N2 की वैल्यू इधर से क्या आएगी, तो सेम एज V1/V2, दैट इज क्या हो जाएगी 2400/240 10। तो एक तरीके से हमारा जो टर्न्स रेशियो है हम क्या लेते हैं, सेम एज वोल्टेज रेशियो, अगर टर्न्स रेशियो गिवन नहीं है, ठीक है। टर्न्स रेशियो वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 24 वोल्ट वोल्टेज आप दे रहे हैं तो 240 दे रहा है, यहाँ पे आप 1200 देंगे, सो इट विल गिव यू 120 वोल्ट। इफ यू गिव 600 एयर इट विल गिव यू 60 वोल्ट, 10 फैक्टर से कम हो जाएगा। अगर आप सप्लाई ये क्या स्टेप डाउन की तरह यूज कर रहे हैं, अगर मैं मान लो मैं अगर सप्लाई 240 वोल्ट साइड से सप्लाई दूं और लोड में अपना 2400 साइड अपना लोड कनेक्ट कर दूं, then this will work as step up transformer। if I supply from my low voltage side and connect my load at high voltage side, then my transformer will work as step up transformer। तो ये क्या 10 के फैक्टर से वोल्टेज स्टेप अप करेगा, ठीक है। सो इसके बाकी पैरामीटर्स क्या है, रेजिस्टेंस दे रखी है R1, हमारी प्राइमरी साइड की जो लीकेज रेजिस्टेंस है, ठीक है, लीकेज इंपीडेंस दे रखी है प्राइमरी साइड की, R1 इज 0.2 ओम, X1 इज 0.45 ओम, और ये सेकेंडरी साइड की हमें इंपीडेंस दे रखी है, सेकेंडरी साइड इंपीडेंस इज 2 मिली ओम, सेकेंडरी साइड लीकेज रिएक्टेंस इज 4.5 मिली ओम, कोर लॉस रेजिस्टेंस दे रखा है 10 किलो ओम, और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस दे रखी है 1.55 किलो ओम, ठीक है, किलो ओम्स में दोनों। Sorry, using the circuit refer to the primary, determine the primary input voltage। primary input voltage क्या होता है, V1, ठीक है, not V1 dash, V1। input current मतलब कि I1 निकालना है, V1 निकालना है। पावर फैक्टर मतलब cos of θ1, जो V1 और, ठीक है, जो हमारा V1 और I1 के बीच में एंगल है उसका cos, वो हमें इनपुट पावर फैक्टर देगा ट्रांसफार्मर का। और हमें क्या दे रखा है, ये मेन पॉइंट हमें लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है, ऑपरेटेड एट रेटेड लोड। रेटेड लोड मतलब मैंने क्या बताया, ये फुल लोड पे वर्क कर रहा है अपना। फुल लोड मतलब इसका आउटपुट क्या है, सेकेंडरी का आउटपुट जो है, इट्स आउटपुट इज 150 kVA, ठीक है। अभी हमारा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है हमारा 150 kVA, इसमें क्या लिखा है, ऑपरेटिंग एट रेटेड लोड और फुल लोड कैपेसिटी विद 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। जो भी हमने लोड कनेक्ट किया है, ठीक है, जो भी हमने लोड कनेक्ट किया है उसमें जो हमारा करंट है वो हमारा 0.8 पावर फैक्टर या फिर 36.86 एंगल से लैग कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ 0.8 क्या होता है, 36.86, ठीक है। तो हम नीचे देखते हैं। सो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। सॉल्यूशन में आपको जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन आई हैव रिटन दिस, ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग एट रेटेड एट इट्स रेटेड लोड, ठीक है। और रेटेड लोड आपको कम मिल, और इसका मतलब क्या है कि आपका जो आउटपुट है ट्रांसफार्मर का वो क्या है, उसकी फुल लोड कैपेसिटी, दैट इज
आई टोल्ड यू डेट इज 150 kVA, मतलब आपका जो आउटपुट है सेकेंडरी पे डेट इज इक्वल टू 150 kVA, ठीक है। तो ट्रांसफर को हम हमेशा केवीए में रेट करते हैं, किलोवाट्स में रेट नहीं करते, ठीक है। हम ट्रांसफर को किलोवाट्स में रेट इसलिए भी नहीं करते, इसके दो तीन रीजन है। एक रीजन क्या है, मान लो किलोवाट्स क्या होता है, व्हाट इज माय किलोवाट्स, किलोवाट इट कोई भी मेरी जो किलोवाट पावर है, जब तक हमने एसी सर्किट, वो क्या होती, वोल्टेज इनटू करंट इनटू कॉस्ट इनटू पावर फैक्टर कॉस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। मान लो मेरा जो मेरा ट्रांसफॉर्मर है, भाई ट्रांसफॉर्मर जो है ये रेटेड लोड पे वर्क कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे और रेटेड जो भी मेरा रेटेड लोड है, रेटेड आउटपुट कब मिलता है, सिर्फ और सिर्फ रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पे मिलता है, ठीक है। जो मेरा ये रेटेड वोल्टेज है, इफ आई से माई रेटेड वोल्टेज रेटेड आउटपुट, ये कब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पे मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्मर केवी में इसलिए रेट करते हैं, किलोवाट क्या होता है, वोल्टेज करंट इनटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर फैक्टर लोड, पावर फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, पावर फैक्टर डिपेंड्स ऑन लोड। जो ये पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, लोड का। अगर तो लोड क्या है, डिफरेंट पार्ट, मैं ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कनेक्टिंग दिस लोड एट माई ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर इज सेपरेट पार्ट, लोड इज अ सेपरेट पार्ट, ठीक है। अब ये लोड का पावर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 0.8 पावर फैक्टर लैग, 0.6 या फिर 0 पावर फैक्टर, ठीक है। माई पावर फैक्टर कैन बी 0 ऑल्सो, कॉस थीटा वैल्यू मे बी 0। अगर मान लो मेरा कोई प्योरली इंडक्टिव लोड है, इफ आई लोड इज, मान लो मेरा जो यहाँ पे मैं लोड कनेक्ट किया है, इट इज प्योरली इंडक्टिव। एक प्योरली इंडक्टिव लोड में एंगल कितना होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। एक प्योरली इंडक्टिव लोड में, अब मेरा यहाँ पे प्योरली इंडक्टिव लोड है, प्योरली इंडक्टिव कॉइल लगाई है, तो मेरा cos थीटा की क्या वैल्यू होगी, cos ऑफ 90 इज 0, मतलब कि उस केस में मेरे किलोवाट्स क्या होंगे, 0 किलोवाट्स, ठीक है। बट मेरा ट्रांसफॉर्मर क्या है, मेरा वोल्टेज मैंने अपने ट्रांसफॉर्मर में रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया है, जो भी इसका रेटेड वोल्टेज है 2400 वोल्ट, 240 वोल्ट रेटेड करंट, ठीक है। बट मेरा लोड कैसा, प्योरली इंडक्टिव लोड है, उसका पावर फैक्टर क्या है, 0 है। तो मेरे को किलोवाट्स क्या शो करेगा कि मेरा जो ट्रांसफर है वो 0 किलोवाट्स पे वर्क कर रहा है, ठीक है। बट मेरा ट्रांसफर क्या है, रेटेड केवी पे वर्क कर रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। अगर आप इस लोड को वेरी करोगे तो आपको किलोवाट्स वेरी करेगा, ठीक है। अगर आप इस लोड को वेरी करोगे तो आप भी किलोवाट्स वेरी करेंगे, जैसे आप लोड चेंज कर रहे हैं वैसे ऐसे ये पावर फैक्टर चेंज करेगा 0.8 0.6, ठीक है। जबकि आपका ट्रांसफर वर्क कहाँ कर रहा है, रेटेड केवीए में, या जो भी केवीए फिक्स केवी है, ठीक है। तो आपका किलोवाट चेंज हो रहा है बट केवीए रिमेन सेम, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी नेवर रेटेड ट्रांसफॉर्मर इन किलोवाट्स, वी ऑलवेज रेट ट्रांसफॉर्मर इन केवीए। अब मैं ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट की बात करूंगा, इट्स ऑलवेज इन केवीए, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर। तो रिमेंबर दिस। तो आई हैव जस्ट ड्रॉन द सर्किट जो हमें दे रखे हैं, ठीक है। हमें क्या क्या दे रखा है, R1 की वैल्यू दे रखी है 0.2 ओम, X1 की वैल्यू दे रखी है 0.45 ओम, RC 10 किलो ओम, XM 1.5 किलो ओम, ठीक है। R2 दे रखा है 2 मिली ओम, X2 4.5 मिली ओम एंड V2, ठीक है। और हमें लोड दे रखा है कि हमारा लोड कैसा है, 0.8 पावर फैक्टर लैग है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर रेटेड लोड पे वर्क कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर इज वर्किंग है रेटेड लोड, तो रेटेड लोड मतलब फुल लोड, और रेटेड आउटपुट कब मिलता है, रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट पे। रेटेड वोल्टेज क्या है सेकेंडरी साइड पे, 2400 ऑब्लिक क्या है 240, 240 वोल्ट क्या है सेकेंडरी साइड का रेटेड वोल्टेज है, ठीक है। सेकेंडरी साइड रेटेड वोल्टेज, इसका मतलब कि मेरा V2 की वैल्यू कितनी है, दिस V2 वोल्टेज इज 240 वोल्ट ओनली। मेरा पावर आउटपुट कितना है यहाँ पे 150, पीक है 150 kVA, और V2 क्या होगा मेरा, ये रेटेड वोल्टेज, तो ये रेटेड लोड है, रेटेड आउटपुट है, तो मेरा वोल्टेज भी क्या होगा रेटेड वोल्टेज, एंड V2 विल बी इक्वल टू 240 वोल्ट। तो लोड करंट क्या होगा सेकेंडरी में, पावर अपॉन वोल्टेज I2, और इसका जो भी पावर एंगल तो दे रखा है, ठीक है, इसको समझिए। तो वोल्टेज रेटिंग, ये प्राइमरी वोल्टेज रेटिंग, दिस सेकेंडरी वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। सो लोड वोल्टेज क्या होगा सेकेंडरी, V2 विल बी इक्वल टू सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 240 एंगल 0। तो I2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, पावर अपॉन वोल्टेज 150 × 10⁻³ अपॉन 240, कितना करंट आया 625 एम्पियर,
इसका हमें एंगल पता है, इट इज 0.58 लैग, एंगल क्या होगा cos इनवर्स ऑफ 0.8, तो एंगल कितना आ गया 625 एंगल माइनस 36.86, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी करंट आ गया। नाउ आई विल ड्रॉ माई इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी, जो हमने अब तक पढ़ा था। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी, तो मेरा V1 R1 X1 I1 I0 RC XM तो सेम रहेगा, बट आई विल रिफर माई दिस इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर दैट इज R2 डैश X2 डैश V2 डैश एंड I2 डैश, इन सबको मैं जो मैंने अभी फॉर्मूले पढ़े थे वैसे मैं रिफर करूंगा, ठीक है, रिफरिंग सेकेंडरी क्वांटिटीज टू प्राइमरी साइड, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, टर्न्स रेशियो आर नॉट स्पेसिफाइड, वी विल टेक वोल्टेज रेशियोज और वोल्टेज रेशियो रेटिंग रेशियो एज टर्न्स रेशियो, ठीक है। तो V2 डैश की क्या वैल्यू होगी, N1 by N2 into V2, ठीक है, दैट इज 10 into 20 240, V2 क्या 240 है, और V2 डैश क्या हो जाएगा प्राइमरी साइड में उसका इक्विवेलेंट 2400 वोल्ट, ठीक है, 2400 वोल्ट और एंगल 0 ही, वोल्टेज को हम रेफरेंस पे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सेकेंडरी साइड के करंट को रिफर करेंगे, वो इनवर्स रेशियो में ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब I2 by A या फिर N2 upon N1 into I2, तो 625 by 10 एंगल सेम रहेगा, तो एंगल कितना आ गया I2 डैश 62.5 36.86 एम्पियर। सो आई नो, अब मैंने यहाँ पे मेरा सर्किट देखी है, ठीक है, V1 डैश की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस V1 डैश, V1 डैश की वैल्यू होगी V2 डैश प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप दिस इन दिस R2 डैश एंड X2 डैश। अब मुझे क्या I2 डैश पता है, मेरा करंट कितना फ्लो कर रहा है पता है, सो आई कैन फाइंड आउट, मुझे रेजिस्टेंस भी पता है मेरी कितनी है, रिएक्टेंस भी पता है, सो आई कैन फाइंड आउट दिस वोल्टेज ड्रॉप, और मैं इस वोल्टेज ड्रॉप को इसमें ऐड करूंगा V2 डैश में, तो मेरे को V1 डैश मिल जाएगा, ठीक है। जब मेरे को V1 डैश मिल जाएगा तो आई कैन फाइंड आउट माई IC एंड IM, सो आई कैन फाइंड आउट माई I0, ठीक है। तो दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन, फिर भी इसको देखिए आप। सो V1 डैश की वैल्यू क्या है, V2 डैश प्लस I2 R2 प्लस GX2 डैश, ठीक है, ऊपर सर्किट देख के याद है इक्वेशन। तो R2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट N1 by N2 होल स्क्वायर R2 X2, सिमिलरली जो बताया है, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई, N1 by N2 क्या हमारा 10 है, 10 स्क्वायर इंटू 2 मिली ओम 0.2 ओम आ गया। सिमिलरली X2 डैश कितना आ गया 0.45 ओम, 100 इंटू 4.5 इंटू 10 टू माइनस 3 0.45 ओम। R2 डैश और X2 डैश की वैल्यू मिल गई। अब ये V2 डैश क्या हमारा हमने जो रिफर किया है ऊपर सॉल्व किया कितना 2400 वोल्ट एंगल 0। I2 डैश क्या है, हाई वोल्टेज साइड हमारा करंट कम होता है, आई वो टोल्ड यू ना, हाई वोल्टेज साइड जब भी आप करंट रिफर करेंगे इट विल डिक्रीज कब हो, जब आप करंट रेशियो से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड किया 62.5 एंगल माइनस 36.86 इनटू दिस, जो भी हमारा ये Z2 डैश है, Z2 डैश क्या है R2 डैश प्लस X2 डैश दैट इज 0.2 प्लस 0.45, ये रिफर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हमने सॉल्व किया तो फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ V1 डैश, कितना ये V1 डैश 2426.91 एंगल 0.354 वोल्ट, 0.354 ये डिग्री है, इतना कम एंगल आया है V1 डैश का। अब क्या मेरे को I1 टू फाइंड आउट I1, ठीक है, मेरा प्राइमरी करंट निकालना है, मेरे को क्वेश्चन में पूछा है, वो क्या मेरा एक्साइटिंग करंट या फिर नो लोड करंट, ठीक है, I0 प्लस I2 डैश, मुझे I2 डैश तो पता है मेरा 62.5 है, आई नीड टू फाइंड I0, और I0 क्या होता है मेरा, I0 इज फेजर सम ऑफ कोर लॉस कंपोनेंट प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। अब आप इसका फेजर डायग्राम देखिए ऊपर, फेजर नहीं सॉरी, जो मेरा सर्किट डायग्राम है, मेरा IC की वैल्यू क्या है V1 डैश अपॉन RC गिवन है, V1 डैश मैंने निकाल लिया है, और XM और IM क्या होगा मेरा दिस V1 डैश वोल्टेज अपॉन XM, ठीक है, V1 डैश और XM पता है मेरे को, सो आई कैन फाइंड आउट, ठीक है, सो आई कैन फाइंड आउट, मैं निकाल सकता हूँ अपना IC आ गया मेरा 2426.691 0.354 अपॉन दिस RC क्या 10 किलो ओम, तो इतना मेरा कोर लॉस कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट माय मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग करंट IM, so I put the value same, so I find out my IM 1.55, 90 ऊपर जाएगा माइनस होगा तो माइनस 89.646 डिग्री इतना आ गया, ठीक है। फिर मैंने अपना ये नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट आई या फिर I0, ठीक है, IE
या फिर आई नॉट, ठीक है। वो क्या है मेरा फेजर सम या वेक्टर सम ऑफ दिस कोर लॉस या मैग्नेटाइजिंग, तो वो उसे फाइंड आउट करके मेरा ये नो लोड करंट आ गया 1.574 एम्पियर माइनस 80.78, ये क्या हो गया मेरा माइनस 80.78 मेरा नो, ये क्या है नो लोड एंगल हो गया, ठीक है। नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट आ गया। नाउ आई कैन इजीली फाइंड आउट माय I1। I1 क्या आ गया मेरा I नॉट प्लस I2 डैश, I नॉट मैंने फाइंड आउट कर रखा है, I2 मेरे को I2 डैश भी पता 62.5, तो यहाँ से मेरा प्राइमरी करंट मिल गया। ये I1 क्या है प्राइमरी करंट का एंगल है, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ प्राइमरी करंट, ठीक है। बट दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन V1 एंड I1, V1 का भी क्या पता कुछ एंगल हो, V1 जीरो पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक से इनपुट पावर फैक्टर ट्रांसफर को डिफाइन कैसे करते हैं cos ऑफ थीटा 1, बट कि थीटा 1 क्या होता है एंगल डिफरेंस बिटवीन V1 एंड I1, अगर V1 का कुछ एंगल होगा तो मेरे उससे डिफरेंस कर उसे एंगल का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ये I1 का एंगल है। तो मैं आई हैव टू, अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा V1, V1 क्या होता है V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस JX1, ये इक्वेशन में बहुत बार देख ली है, तो आई जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, V1 डैश की वैल्यू I1 पता है मेरे को, I1 ये निकाला है 63.64 माइनस 37.84 डिग्री, और R1 तो पता ही है 0.2 प्लस J.45, ठीक है। ये R1 और X1 है, दैट इज Z1। मैंने सॉल्व किया तो V1 कितना आ गया 2454, ठीक है 2454, और एंगल आया 0.6954 डिग्री, ये डिग्री इतना कम है वोल्ट। तो इनपुट पावर ये मेरा प्राइमरी इनपुट वोल्टेज आ गया, ऊपर आई फाइंड आउट प्राइमरी इनपुट करंट, सो मेरा इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द सोर्स और ट्रांसफार्मर क्या आ गया cos ऑफ द एंगल बिटवीन V1 एंड I1, V1 का एंगल कितना है 0.6954, ये स्टेप का है मेरा, दिस इज माय V1, दैट से मेरा V1 है, एंड दिस एंगल इज बहुत छोटा, मैंने इसको बड़ा शो किया है 0.6954, और मेरा करंट का एंगल कितना है, करंट एंगल इज, करंट का एंगल कितना है मेरा 37, करंट क्या लैग कर रहा है 37.84, तो टोटल एंगल डिफरेंस क्या हो गया 37.84 प्लस 0.6954, ठीक है 0.6, तो ये क्या गया 38.534, तो मेरा जो सोर्स साइड पावर फैक्टर आया क्या आया 0.7822 लैग, करंट लैग कर रहा था यहाँ पे लैग आ गया। सो दिस इज हाउ we transform a secondary circuit into a primary circuit and find out all the parameters of a transformer, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट सर्किट का यूज किया है। सो टिल नाउ आफ्टर दिस लेक्चर यू कैन सॉल्व, ठीक है। हमने क्या क्या कवर कर लिया है, मेन टॉपिक्स क्या क्या अब तक हमने कवर किए, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है, हाउ टू ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो हमारा E इक्वल टू d∅dt करते हैं। तो सॉल्व क्वेश्चन ऑन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, इंपेडेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है।